स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। So India's biggest shakeup in the income tax regime has been finalized. कि जो 60 साल पुराना हम इनकम टैक्स एक्ट अभी तक रेफर कर रहे थे, ये डिसाइड करने के लिए कि किसके ऊपर कितना टैक्स यहाँ पर लगाना है, अब उसको फाइनली यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। जब इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया है, अब फाइनली एक्ट में कन्वर्ट होगा जब प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होंगे। बट द पॉइंट इज कि इस नए इनकम टैक्स बिल में कहीं ना कहीं ये जरूर कोशिश की गई कि जो एम्बिग्विटीज थी उनको रिजॉल्व किया जाए। जो एक बल्कि नेचर था इस इनकम टैक्स एक्ट का 1961 के, उसे थोड़ा रिजॉल्व किया जाए, सिंप्लीफाइड किया जा सके, ताकि एक टैक्स पेयर के लिए भी यहाँ पर इजी रहे, उसको अपनी टैक्स कैलकुलेशन करनी है। बिजनेसेस के लिए यहाँ पर एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके ताकि उन्हें भी किसी प्रकार के डबल टैक्सेशन वहाँ पर देखने को ना मिले। एंड मोर ओवर जो बहुत सारे कंसर्न्स भैया क्रिप्टो के केस में क्या रहेगा, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर फाइनलाइज कर दी। जैसे कि अगर आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, वो भी भैया इस नए इनकम टैक्स बिल में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन में, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये नया इनकम टैक्स का बिल जो कि आने वाले सालों में सभी की लाइफ के साथ यहाँ पर एसोसिएट होने वाला है, राइट। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया। शुरुआत करें, थोड़ा डीप डाइव जाने की हम कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पर पकड़ेंगे। तो बेसिकली फरवरी 2025 में ही इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद ही उसे 31 मेंबर की एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया कि आप इसे समझिए और जो भी आपकी रिकमेंडेशंस हैं उन्हें यहां पर रखिए। अब यही 31 मेंबर की जो सिलेक्ट कमेटी थी, जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बताइए जरा इनके चेयरपर्सन कौन थे, चेयरमैन कौन थे इनके, जरूर बताइएगा। ऑलराइट, एक हिंट देता हूं, बीजेपी के ही MP हैं। नाउ द पॉइंट इज कि इस सिलेक्ट कमेटी द्वारा सबमिट की गई अपनी रिपोर्ट 21 जुलाई को, और इनमें से मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन जिन्होंने यहां पर रखी वो सरकार ने एक्सेप्ट भी कर ली, राइट। कि जो भी ड्राफ्टिंग में करेक्शन थी, जो नए बिल की यहाँ पर ड्राफ्टिंग जब 2025 के फरवरी महीने में पेश की गई थी, तो उसमें कुछ कुछ इश्यूज थे, उनको यहाँ पर करेक्ट किया गया। फ्रेजेस की अलाइनमेंट यहाँ पर की गई, जो भी एडजस्टमेंट्स उनको यहाँ पर रेफर किया गया। एंड जो इनकी रिकमेंडेशंस भी रखी गई थी कि भैया कि आपके जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं उनके ऊपर जो आप टैक्स लगाते हो, अगर उनको एनोनिमस डोनेशन आ जाए उसको यहाँ पर रिजॉल्व किया जाए। TDS रिफंड्स की क्या होगा आफ्टर द ड्यू डेट, उसको रिजॉल्व किया जाए। तो ऐसी रिकमेंडेशंस भी यहां पर इनकी एक्सेप्ट की गई हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस फाइनली नया इनकम टैक्स बिल दोबारा से यहां पर अगस्त के महीने में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि दोनों हाउसेस द्वारा पास कर दिया जा चुका है। तो एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर डेवलप करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनर में कि क्या क्या प्रोविजंस यहां पर इंक्लूड किए गए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जितने भी प्रोविजंस यहां पर रखे गए हैं वो आपके जेब के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर, आपकी डिस्पोजेबल इनके ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो करेंगे ही करेंगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोविजन के साथ, जो कि बहुत बेसिक है, कि एक तरीके से इसे सिंप्लीफाइड कर दिया गया। 23 चैप्टर 536 सेक्शंस एकदम स्ट्रीमलाइन करते हुए, जैसे TDS TCS आपका मल्टीपल सेक्शंस में कवर होता था, बहुत एम्बिग्विटी थी कि भैया किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, उसके अलग से टेबल्स यहां पर बना दिए, राइट। मैट AMT का बहुत इशू रहता था, उसको अलग से यहां पर क्लासीफाई कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पहले 800 से ज्यादा यहां पर कॉम्प्लेक्स सेक्शंस हमें देखने को मिलते थे उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, जो क्रॉस रेफरेंसेस हर जगह देखने को मिलते थे उनको यहां पर रिजॉल्व किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, ताकि जो टैक्स पेयर है या जो टैक्स पेयर को हेल्प करने वाला वहां पर CA है उनके लिए भी यहां पर इजी रहे, राइट। एंड जितनी भी डेंस लीगल लैंग्वेज थी उसको थोड़ा रिजॉल्व करने की बिल्कुल यहां पर कोशिश की गई है। प्लेन बुलेट पॉइंट्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की कि भैया ये अगर आपकी इनकम है इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये प्रोविजन है तो आपको इतना टैक्स यहां पर लगेगा। अब हालांकि सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर तो यहां पर क्रिएट हो चुका है, बट जाहिर सी बात है जितने भी CAs या जो भी टैक्स अकाउंटिंग में काम करते हैं उन्होंने जो अपना सॉफ्टवेयर, अपनी शीट्स वगैरह वहां पर क्रिएट करके रखी होंगी, अब उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी बिकॉज सेक्शंस यहां पर चेंज हो चुके हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उनको थोड़ा दिक्कत आएगा इसे अडेप्ट करने में, बट हो जाएगा, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो यहां पर बहुत क्रूशियल भी था और एक आम आदमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था, वो कंफ्यूज रहता था कि भैया असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है भैया 2024-25 का, उसे टैक्स पे करना है, राइट। अब वो देख रहा है कि वहां पर उसको असेसमेंट ईयर 2025-26 सिलेक्ट करना है कि जब उसका टैक्स असेस किया जा रहा है। अब वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती थी, तो एक यूनिफाइड टैक्स ईयर यहां पर बता दिया कि भैया सिंगल टैक्स ईयर है, कि अगर आप टैक्स जिस साल का पे कर रहे हो वही आपका टैक्स ईयर रहेगा, दैट्स इट। अगर आप 2025 का टैक्स पे कर रहे हो तो दैट मींस ये आपके 2025 के फाइनेंशियल ईयर की यहां पर बात की जा रही है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से हुई है और आपके 31 मार्च 2025 तक यहां पर चला। ये आपका टैक्स ईयर बन गया
ऑफ 2025। तो ये सिंप्लीफाई करना एक बहुत अहम पॉइंट था, बिकॉज कंफ्यूजन बहुत रहती थी, खासकर जो बहुत आप कह सकते हैं सैलरी टैक्स पेयर्स जो कोशिश करते हैं कि वो अपना टैक्स खुद से यहाँ पर पे कर लें बिना किसी को रेफर करते हुए, जो भी ITR यहाँ पर सबमिट करनी है वो खुद से कर लें, उनको बहुत कंफ्यूजन रहता था। तो ये काफी क्लियर कट एक सिस्टम यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, जिसका डेफिनेटली सिंप्लीफिकेशन में एक बहुत मेजर बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। चलिए, ये तो रहे बहुत ही बेसिक से प्रोविजन जो कि यहां पर ऐड किए गए। अब एक स्टेप थोड़ा और अप लेके जाते हैं इस डिस्कशन को और बात करते हैं सेक्शन 87A के रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन के केस में। तो देखिए, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में हम दो रिजीम्स यहां पर फॉलो करते हैं। एक आपका ओल्ड रिजीम है जिसमें दुनिया भर की एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस यहां पर अवेलेबल हैं, जिसको यूज करके कोई भी टैक्स पेयर क्या करता था, अपना जो नेट टैक्सेबल इनकम है उसे रिड्यूस कर लेता था। अब सरकार को ये चीज पसंद नहीं आती थी। सरकार कहती थी कि भैया चलो आप कर तो लीगली कर रहे हो, सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को यहां पर एंजॉय तो कर रहे हो, बट हमारे पास पैसा यहां पर नहीं आ रहा। तो सरकार ने क्या डिसाइड किया कि रेदर देन चेंजिंग दिस ओल्ड रिजीम, क्यों ना यहां पर पूरा सिस्टम चेंज किया जाए और न्यू रिजीम यहां पर इंट्रोड्यूस की जाए, और न्यू रिजीम में थोड़ा और फ्लेक्सिबल यहां पर टैक्स स्लैब्स क्रिएट किए जाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से वहां पर टैक्स पे कर सके और सिलेक्ट भी कर सके कि उसे न्यू रिजीम में जाना है या ओल्ड रिजीम में जाना है। अब डेफिनेट सी बात है, जिस प्रकार का सिस्टम न्यू रिजीम में यहां पर क्रिएट किया गया, मैं आपको दिखा देता हूं, तो इसमें भैया टैक्स स्लैब्स बहुत ज्यादा हैं। वहीं ओल्ड रिजीम में क्या 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम चली जाए तो आपका 30% का टैक्स स्लैब शुरू हो जाता है। वो एक बेसिक सा पॉइंट वहां पर रहता ही है। अब न्यू रिजीम में भैया फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई ताकि लोग अपनी डिडक्शन और एग्जेम्पशंस को ज्यादा एंजॉय ना करते हुए सिंपली अपना जितना टैक्स बनता है वो पे करें। सरकार के टैक्स रेवेन्यूज में भी यहां पर ग्रोथ है, बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन है ना, उस प्रकार का एक्सपेंडिचर करना है, जनता के ऊपर पैसा खर्च करना है, केपेक्स करना है। हालांकि उनकी बोरिंग्स होती रहती हैं, बट द पॉइंट इज वो अपने टैक्स रेवेन्यूज यहां पर बढ़ाना चाहते हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये न्यू टैक्स रिजीम यहां पर इंप्लीमेंट किया गया। अब जैसे कि पुराने टैक्स रिजीम में हमारे पास 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल रहती थी, ठीक है, ओल्ड रिजीम में भी न्यू रिजीम में, ठीक है, दोनों में यही था एज पर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। बट जो नया इनकम टैक्स बिल यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें बोल दिया गया कि आपको 75,000 की एग्जेम्पशन मिलेगी, बट किसे, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, आपको सैलरी जहां से मिलती है, राइट। और ये प्रोविजन ओल्ड रिजीम में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको न्यू रिजीम में मिलेगा। तो पिछले 2 सालों से जो भी चेंजेस टैक्स स्लैब में किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम में किए जा रहे हैं, ताकि लोग न्यू रिजीम को ज्यादा ऑप्ट करके अपने डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की मात्रा कम करें एंड सरकार को यहां पर टैक्स पे करें। इसलिए पिछले कुछ सालों में ओल्ड रिजीम पे कुछ काम किया ही नहीं गया, उसको एज इट इज छोड़ दिया गया कि भैया उसको छेड़ना ही नहीं है, राइट। तो पहली बात तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो अमाउंट था 50,000 से 75,000 यहां पर हो गया, जो कि अगेन बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छी बात है, और इस साल बहुत खुशी भी इस चीज की मनाएगी कि चलो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर बढ़ चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आती बात यहां पर सेक्शन 87A की रिबेट लिमिट, कि जैसे लास्ट बजट में आपने देखा होगा सरकार ने बोला था कि 7 लाख तक की जिसकी इनकम है उसे किसी भी प्रकार का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। किस कैटेगरी में, न्यू रिजीम की कैटेगरी में। अब इसी अमाउंट को बढ़ा के सरकार ने क्या बोल दिया कि 12 लाख तक का आपको यहां पर रखा जाएगा, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से यहां पर शुरू हो जाएगा। कि यदि किसी भी व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक रुपए की है, उसे किसी भी प्रकार का टैक्स देने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो इससे रिलेटेड कुछ एम्बिग्विटीज यहां पर देखने को मिली, कुछ ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स भी यहां पर हो गई थी, जिसे नए इनकम टैक्स बिल में यहां पर फाइनलाइज करके ये पास कर दिया जा चुका है। तो ये न्यूज आपने डेफिनेटली पहले भी सुनी होगी, और उसी तरीके से टैक्स स्लैब यहां पर काम करेगा। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि अगर 12 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स यहां पर नहीं है, इफ देयर इज नो टैक्स ऑन दिस पर्टिकुलर इनकम, तो भैया उसके नीचे ये दिया क्यों गया है? ये 5% 10% का लॉजिक कहां काम करेगा? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भैया जिसकी इनकम यहां पर 13 लाख रुपए हो जाएगी, अब उसकी टैक्स कंप्यूटेशन इस 5% इस 10% की बेसिस पे की जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि भैया 4 लाख से लेकर 8 लाख तक की जो इनकम है किसी व्यक्ति की, तो मान लेते हैं भैया 4 लाख की इनकम है टोटल, इस पे 5% का टैक्स यहां पर लग रहा है, तो 20,000 ये हो जाएगा, राइट। फर्दर 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम, अगेन अगला 4 लाख यहां पर आ गया, इस पर देखेंगे तो ये आपका 40,000 हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली जो रिबेट यहां पर दिया जा रहा है वो 60,000 का रिबेट दिया जा रहा है, जिसकी 12 लाख तक की इनकम है। बट अब किसी की अगर यहां पर 13 लाख हो जाएगी, तो उस केस में जाहिर सी बात है ना, वो अगले स्लैब में उसका 1 लाख आ जाएगा। अब इसी 1 लाख में 15% देखेंगे तो 15,000 हो जाएगा, तो उस केस में टोटल यहां पर कितना बन गया 75,000।
अब उसके लिए वो 75,000 हो जाएगा। तो ये तरीका है जहां पर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि हर एक स्लैब में आपकी इनकम डाली जाएगी, 4 लाख के ऊपर 5%, अगले 4 के ऊपर फिर 10%, अगले 1 के ऊपर आपका यहां पर 15%। दिस इज हाउ इट इज बेसिकली डन, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पर रखा गया। बट अब इसी प्रोविजन में ना एक बहुत बड़ा डाउट था कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति की इनकम यहां पर सैलरीड इनकम 12,75,000 रुपए है, तो उस केस में उसको 75,000 का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो उसकी बची कुची इनकम है वो कितनी रह जाएगी, जाहिर सी बात है भैया 12 लाख बच जाएगी। अब उस पे उसको 60,000 का रिबेट यहां पर मिल रहा है, दैट मींस ही हैज टू पे नो टैक्स। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। और डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करने का लॉजिक क्या है कि हमारी देश की जो जीडीपी है वो डिपेंडेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, कि जो लोग पैसा खर्च करते हैं सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करता है हमारी जीडीपी ग्रोथ में। 60% तक की कंट्रीब्यूशन है इस एक्सपेंडिचर की। तो अगर यहां पर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को हम बढ़ाते हैं तो उनकी तरह और स्पेंडिंग की जाएगी, वो और डिमांड मार्केट में क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से नए प्रोडक्ट्स, नए गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई क्रिएट की जाएगी, जिसके कारण हमारा जीडीपी ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। तो ये लॉजिक तो इनका काफी क्लियर है। और आपके मन में अगर पॉइंट आता है कि भैया सरकार को क्या फायदा होगा, सरकार ने तो अपना पैसा खो दिया। भैया जब आप पैसा खर्च करोगे नए गुड्स और सर्विसेज पे, सरकार जीएसटी से उस पैसे को वापस ले लेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। तो नाउ द पॉइंट इज कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का तो पॉइंट यहां पर रख दिया गया, राइट। बट अब इसी पर्टिकुलर जो 12 लाख तक की इनकम है, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट था कि यार क्या इसमें अगर मैं किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं और उससे मुझे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, और उसकी अगर पूरी मेरी इनकम 12 लाख से कम बनती है, तब भी मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तब मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा? तो जी नहीं, यहां पर क्लियरली बोल दिया गया कि ये जो पर्टिकुलर टैक्स रिबेट है डज नॉट अप्लाई टू स्पेशल रेट इनकम्स। जिन पर भी आपको इंटरेस्ट रेट यहां पर आप कमा रहे हैं, कोई भी रिटर्न यहां पर कमा रहे हैं, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, राइट। वो आपका अलग से सेपरेटली वहां पर टैक्स किया जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां पर सैलरी किसी व्यक्ति की यहां पर मान लेते हैं भैया 14 लाख रुपए है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन्होंने यहां पर 2.5 लाख रुपए का कमाया है, एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसी केस में अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां से निकाल दूं 75,000 की, तो उसकी कितनी बच गई टैक्सेबल अमाउंट? 13,25,000, राइट। अब इसी पे स्लैब्स के बेसिस पर उसका जो फाइनल टैक्स अमाउंट है 78,750। मतलब सिंपल सा लॉजिक यहां पर क्या है, इसी टैक्स स्लैब को यूज करते हुए मैं 13,25,000 पर जो भी मेरा यहां पर टैक्स बनेगा वो मेरे फाइनल यहां पर आ गया। जैसे हमने 13 लाख के केस में किया, वैसे 13,25,000 के केस में भी यहां पर हो जाएगा, ऑलराइट। उसका सेपरेटली फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहां पर रहेगा। अब उस केस में क्या है, अगेन 2.5 लाख का उसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप कहेंगे सर यहां पर आपने सिर्फ 1.25 लाख क्यों लिखा, 1,25,000 क्यों लिखा? सिंपल सा लॉजिक है कि भैया उस पर भी तो एग्जेम्पशन दे दी गई थी। लास्ट ईयर का बजट याद करो, उस समय पर आपको पूरा कैपिटल गेन का टैक्स का स्ट्रक्चर वहां पर चेंज किया गया था। तो 1.25 लाख की एग्जेम्पशन यहां पर आते हुए जो टैक्सेबल इनकम बनता है, वो जो टैक्सेबल पार्ट बनता है इस कैपिटल गेन का, वो आपका सिर्फ 1.25 लाख बनता है और उस पर 12.5% के हिसाब से ये टैक्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। और वहीं किसी की इनकम अगर मान लो 12 लाख से कम है, 6 लाख है, 2 लाख का उनका कैपिटल गेन टैक्स है, 2 लाख का कैपिटल गेन है, चाहे लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तो उसी की बेसिस पर वो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। ये सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना, जो कि यहां पर अगेन इस नए इनकम टैक्स बिल में क्लैरिफाई किया गया, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ द क्रिटिसिज्म पॉइंट, जो कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यहां पर अब सरकार, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास पावर्स बढ़ा दी गई हैं, कि जो डिजिटल सर्च पावर्स हैं उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है। किस तरीके से कि पहले भैया अगर मान लीजिए कोई टैक्स चोरी कर रहा है, उसके ऊपर रेड पड़ रही है, तो इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स वहां पर जाते थे, फिजिकल फाइल्स होगी, ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को वहां पर इन्वेस्टिगेट करते थे। अब यहां पर क्या बोल दिया नए इनकम टैक्स बिल में कि आपका जो ऑनलाइन स्पेस है, आपके ईमेल्स, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल वॉलेट्स, सब चीजें इन्वेस्टिगेट की जाएंगी, राइट। उससे पहले अगर मान लो आपने कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल वहां पर अपनी रखी है, तो पहले भैया कोऑपरेशन रिक्वायर्ड रहती थी, है ना, लीगली आप उसको तोड़ नहीं सकते थे। अब वो भी खत्म है, ओवरराइड कर सकते हो अब आप पासवर्ड, अथॉरिटीज को राइट दे दिया गया है। आपके पास वो टूल्स है, टेक्नोलॉजी, आप ओवरराइड कर दीजिए पासवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको वहां पर इन्वेस्टिगेशन करनी है। एनफोर्समेंट का स्कोप पहले आपके सिर्फ टेंजिबल एविडेंस के ऊपर था, कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल रहते थे सिर्फ वहीं तक एप्लीकेबल था, ये पुराने एक्ट के बेसिस पर। अब यहां पर क्या बोला गया कि अगर कोई इनक्रिप्टेड या हिडन डेटा भी है,
इनक्रिप्टेड या हिडन डिजिटल डेटा भी है वो भी नहीं छूटेगा, उसकी भी पूरी जांच परख की जाएगी। अब देखिए इसका खास पॉइंट तो ये है ही कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जो बहुत सारे लोग बहुत सारे साम दाम दंड भेद करके तिगड़म लगा के टैक्स बचाने की कोशिश करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज अब थोड़ा सा डर भी रहेगा एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास वो पावर भी यहां पर आ गई कि उस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन वहां पर वो कंडक्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो सिटीजन्स या फिर जो आपकी कंपनीज हैं उनका जो कंसर्न है वो ये है कि कहीं इस पर्टिकुलर पावर का मिसयूज ना किया जाए, प्रिवेसी को इन्वेड ना किया जाए। बट अब फाइनली ये चीज अब हो चुकी है, इसको इनकम टैक्स बिल में लागू किया गया है, फर्दर बिल भी पास हो चुका है। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू अ वेरी मेजर गेम चेंजर फॉर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। एंड उसके अलावा अगर आपको पता हो कि जैसे जब भी कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी ये पकड़ लेती है कि भैया हाँ इस व्यक्ति द्वारा कुछ गलत काम किया गया है, तो क्या करते हैं उनके जो एसेट्स उनको अटैच कर लेते हैं कि भैया अब एसेट्स आपके सीज हो चुके हैं, आप इनको यूज नहीं कर सकते, राइट। तो पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ और सिर्फ आपके टेंजिबल एसेट्स रखे जाते थे, प्रॉपर्टी हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गए, जो पता है। अब यहां पर क्या बोला गया है, टेंजिबल तो रहेंगे, अब आपके जो डिजिटल एसेट्स हैं भैया वो भी यहां पर सीज किए जाएंगे, वो भी यहां पर अटैच किए जाएंगे। एंड उसमें डीमैट अकाउंट, आपका कहीं और इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, कोई डिजिटल वॉलेट है, वो सारे एसेट्स वहां पर सीज किए जाएंगे, तब तक सीज किए जाएंगे जब तक आपकी वो टैक्स ऑब्लिगेशन क्लियर नहीं हो जाती। तो पहले तो आपकी लिमिट भी लगाई गई थी कितने समय तक सीज कर सकते हैं, अब वो लिमिट भी यहां पर खत्म कर दी गई है, लंबे समय तक भी सीज किया जा सकता है। तो अगेन इस कंसर्न में भी दोनों पार्टीज की यहां पर राय देखने को मिलती है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहते हैं इट इज अ गुड थिंग, हम अपना पैसा यहां पर वसूल कर सकते हैं, हमारे रेवेन्यूज में यहां पर इंक्रीज देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत बार अगेन टेंजिबल एसेट बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं भैया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा है ही स्टॉक मार्केट में, वो सीज हो नहीं रहा, व्यक्ति उसको यूज करके अपना दिनचर्या चला रहा है, अपनी लाइफ चला रहा है, उसका केस वहां पर इनकम टैक्स के पास चला हुआ है, उसके एसेट्स वहां पर सीज हुए नहीं हो डिजिटल वाले। अब वही पॉइंट यहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज रखती हैं कि सिंस अब हमारे पास एक पावर आ रही है तो डेफिनेटली लोग भी इस प्रकार की जो टैक्स चोरी की एक्टिविटीज है उनको कम से कम करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको डर रहेगा कि भैया ये डिजिटल एसेट्स भी यहां पर सीज ना हो जाए, जो डीमैट होल्डिंग्स हैं, वर्चुअल एसेट्स हैं, वो भी यहां पर सीज ना हो जाए, राइट। तो वो दोनों पक्ष एक जगह क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भैया बहुत सारी पावर्स दे दी गई हैं, पर दूसरी जगह एट द सेम टाइम जहां पर टैक्स इवेजन का कंसर्न बहुत सिग्निफिकेंट हमारे देश में देखने को मिलता है, तो उस केस में अगेन वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। अच्छा भैया क्रिप्टो और एनएफटीज फाइनली बोल दिया गया, दोबारा से इस बिल में डाल दिया कि भैया क्लियरली डिफाइन कर दिया कि ये तो एसेट्स हैं ही, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में डिफाइन कर दिया गया है। पहले थोड़ा वेग था, थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती थी, बट अब क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज के केस में बिल्कुल कह दिया कि भैया ये एसेट्स हैं और इनकी भी टैक्सेशन, जैसे प्रॉपर्टीज की टैक्सेशन हम करते हैं, प्रॉपर्टीज में अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो उसकी टैक्सेशन की जा रही है फ्लैट रेट पर, वैसे ही इनकी भी टैक्सेशन की जाएगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस रेट्स। इट्स जस्ट दैट क्लैरिटी और डेवलप कर दी गई कि जी हाँ ये बिल्कुल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अथॉरिटीज बिल्कुल इस पर टैक्स यहां पर लगाएंगी। किसी को अगर एम्बिग्यूटी लग रही है, कोई वेगनेस लग रही है पुराने एक्ट में, तो लेट अस क्लियर इट, एंड फाइनली इनको एसेट यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया। तो जो पहले था अभी 30% गेन तो लगता ही है, 30% जो भी आप पैसा कमा रहे हो उसमें 30% का टैक्स आपको देना ही पड़ता है, और 1% का आपका टीडीएस भी यहां पर लगता है, राइट। तो इसी केस में यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने मान लीजिए मनोज ने यहां पर बिटकॉइन खरीदा 1 लाख रुपए का और उसको 1.5 लाख में बेच दिया, भैया प्रॉफिट कमा लिया यहां पर 50,000 का, तो 50,000 के ऊपर सीधा सीधा 30% का टैक्स 15,000 गया सरकार के पास, 1% का टीडीएस और लग गया, वो भी यहां पर चला गया, राइट। एडिशनल इंपैक्ट यहां पर क्या है, जो पहले भी अवेलेबल था, दोबारा से रीआइट्रेट यहां पर इसे किया गया है कि मान लो उन्होंने बिटकॉइन में तो पैसा कमा लिया, इथेरियम में वहां पर उनका 20,000 का लॉस हो चुका है, तो दैट डज नॉट मीन कि बिजनेस की तरह वो अपने 50,000 के प्रॉफिट को ऑफसेट कर दें इस 20,000 के लॉस के साथ और टोटल प्रॉफिट उनका 30,000 का हो जाए, नहीं। वो लॉस हुआ तो लॉस हुआ है, कहीं पर भी एक कॉइन पर भी अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है, एक एसेट पर भी अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें वहां पर उसका टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा, राइट। इट्स जस्ट दैट जो क्लैरिटी, जो एम्बिग्यूटी यहां पर थी उसको थोड़ा सा और क्लियर कर दिया गया है, ऑलराइट। अच्छा फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन, और ये पर्टिकुलर प्रोविजन ना वही हमारी सिलेक्ट कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी जिसको यहां पर एक्सेप्ट किया गया है। देखिए बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स रहते हैं जो कि जिनका जो टोटल अमाउंट उनको साल में मिलता है ना, वो इजीली अब तो 12 लाख तक का है, तो उससे कम ही रहेगा, राइट। तो उस केस में क्या है कि जब भी मान लो उन्होंने अपना अगर पैसा कोई अपना कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है, बैंक में रख रखा है, राइट, और वहां से उनको इंटरेस्ट की इनकम वहां पर आ रही है, तो बैंक क्या करता है, बैंक जनरली उस पर टीडीएस काट लेता था। फिर उस पेंशनर को क्या करना पड़ता था, उस पेंशनर को जब वो आईटीआर फाइल कर रहा है तब जाके उसको उस टीडीएस का रिफंड वहां पर आता था। तो पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था या बहुत डिफिकल्ट था ऑब्टेन करना एक नो टीडीएस सर्टिफिकेट,
बट अब उस प्रोविजन को यहां पर इजी कर दिया गया है कि आप नो टीडीएस सर्टिफिकेट यहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं, और उस नो टीडीएस सर्टिफिकेट को जाके आप अपनी बैंक में जमा करवा दीजिए और बता दीजिए कि भैया मेरी ऑलरेडी इनकम जो लिमिट है उससे काफी कम है, आपका जो इंटरेस्ट भी यहां पर मुझे आएगा उससे भी मेरी इनकम वहां पर टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं जाएगी, तो आप भी मेरे ऊपर टीडीएस यहां पर ना लगाएं। तो एक तरीके से जो सिंप्लीफिकेशन है खासकर पेंशनर्स के लिए, उसे यहां पर इंक्लूड करने के लिए आपका निल टीडीएस सर्टिफिकेट का प्रोविजन इंक्लूड कर दिया गया है। ऑलराइट, ये सिंपल सा पॉइंट रखिएगा, जिनकी भी जो टोटल इनकम है अगर वो एग्जेम्पशन से काफी कम है, 12 लाख से कम है, मान लीजिए 8 लाख रुपए वहां पर पेंशन आ रही है साल की, तो उस केस में वो इस प्रकार का टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई करके अपने डिफरेंट बैंक्स में यूज कर सकते हैं। तो पहले तो आपका आफ्टर जो आप टैक्स रिटर्न भरते उसके बाद ये चीज होती थी कि आपको टीडीएस रिफंड में आता था, अब ऐसा नहीं है। प्रोएक्टिव यहां पर इसको कर दिया गया है कि सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा बिफोर हैंड, ताकि वो टीडीएस पहली बारी में कटे ही ना। राइट, फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि यहां पर एलएलपीज के केस में देखने को मिला, और इसमें जो एम्बिग्विटी थी इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रीवियस इनकम टैक्स, 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस पे नहीं था, इट वाज ड्यू टू द फरवरी का जो ड्राफ्ट यहां पर क्रिएट किया गया था उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी। तो बेसिकली क्या है, एलएलपी जो रहते हैं उनके ऊपर एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगता है। वो आपने सुना होगा मैट के बारे में, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आपका कंपनीज के ऊपर है, जितने भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनके ऊपर आपका ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स यहां पर लगता है, जैसे एलएलपीज यहां पर हो गए। तो एलएलपीज के केस में यहां पर क्या बोला गया कि अब उन किसी भी प्रकार का ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि उनको पे करना ही नहीं है, वो एक पर्टिकुलर प्रोविजन के साथ है। देखिए ऐसे बहुत सारे एलपीज रहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स रहती हैं, जिनको बनाया इसलिए जाता ताकि वो आगे जाके इन्वेस्ट कर सकें, उनके आगे जाके इन्वेस्टमेंट यहां पर हो सके। राइट, अब वो जो भी पैसा आगे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, अब उससे जाहिर सी बात है उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी यहां पर आएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12% का 12.5% का टैक्स रेट है, बट वहीं एलएलपी के ऊपर यहां पर क्या था, एक मिनिमम ऑल्टरनेट एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगता था 18.5% का उनकी इनकम के ऊपर। राइट, अब अगर ऐसे एलएलपीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, उसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी इनकम इसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से यहां पर आ रही है, तो जो ड्राफ्ट पहले तैयार किया गया था उसमें यह प्रोविजन आ गया था कि चाहे उनकी इनकम जहां मर्जी से आए, उनके ऊपर एएमटी एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा, उनको 18.5% पर ही वहां पर टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। बट अब ये नया प्रोविजन जो यहां पर इंक्लूड किया गया, इसमें सिंपल सा पॉइंट रखा गया, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जितने भी एलएलपीज जो कि इस प्रकार की इनकम जनरेट कर रहे हैं और उनकी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आ रही है, उनके ऊपर एएमटी अब एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स उनको जो टैक्स पे करना है वो 12.5% पर ही करना है, ना कि 18.5% पर। तो ये काफी एम्बिग्विटी यहां पर क्रिएट हो गई थी जब ये ड्राफ्ट आईटी बिल यहां पर फरवरी महीने का क्रिएट किया गया था। उसमें बोला गया कि आपका एएमटी एप्लीकेबल रहेगा 18.5% पर, राइट, चाहे फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो, जैसे मर्जी हो। सो एएमटी बेसिकली एप्लीकेबल रहता है उन पर्टिकुलर नॉन कॉर्पोरेट्स के ऊपर जो स्पेसिफिक डिडक्शंस को यूज करके अपनी इनकम वहां पर कम कर लेते हैं। राइट, जैसे मैट वहां पर लगाता है ना कंपनीज के ऊपर कि भैया अपनी इनकम वहां पर वो कम कर लेते हैं डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को यूज करते हुए, है ना। अपना तो कई बार जो नेट प्रॉफिट है उसको जीरो भी कर देते हैं, नेगेटिव में भी ले जाते हैं ताकि टैक्स ना पे करना पड़े। तो मैट का प्रिंसिपल वहां पर लगाया गया था कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तो वहां पर रही। वैसे नॉन कॉर्पोरेट्स के ऊपर आपका एएमटी का प्रोविजन यहां पर रखा जाता है। तो एलएलपीज के केस में जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अपनी इनकम कमा रहे हैं, उनके ऊपर अब एएमटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है कि डेफिनेटली ऐसे जो एलएलपीज थे वो कम टैक्सेशन का प्रोविजन एंजॉय कर पाएंगे एंड इन्वेस्टमेंट और यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट यहां पर ये क्रिएट होता है। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट यहां पर देखते हैं। अब वही लेट आईटीआर वाला कॉन्सेप्ट, जब आप अपनी आईटीआर लेट फाइल करते तो होता ना, कई बार आपने अगर ज्यादा टीडीएस आपका कट गया तो सरकार तो पहले रिफंड नहीं देती थी, बट अब सरकार ने क्या बोला, अगेन यही प्रोविजन वो सिलेक्ट कमेटी ने भी यहां पर दिया था कि कोई बात नहीं, अगर आप अपनी आईटीआर लेट भी फाइल कर रहे हो तो उस केस में अगर आपका रिफंड बनता है, आपने एक्स्ट्रा टीडीएस पहले पे कर दिया है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको वो टीडीएस वहां पर रिफंड हो जाएगा। तो पहले कंसर्न था कि नहीं होता था। अब ये ना दो धारी तलवार है, एक तरफ टैक्स पेयर के लिए तो बेनिफिट हो गया कि लेट आईटीआर भी फाइल कर रहे हैं तब भी भैया चलो कोई बात नहीं, रिफंड तो आ ही रहा है, राइट, बट यहां पर सरकार के लिए नुकसान भी हो रहा है। सरकार के लिए नुकसान कैसे हो रहा है कि यार अब थोड़ा आप और एक तरीके से प्रमोट करो कि कोई बात नहीं, लेट आईटीआर भी फाइल कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शायद ये थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट भी क्रिएट कर सकता है गवर्नमेंट की अर्निंग्स के ऊपर कि शायद लोग फिर और लेट आईटीआर यहां पर फाइल करें,
राइट। तो ये बेसिक सा पॉइंट रखा गया है जो कि आपको ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम और भी प्रोविजन यहां पर डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट एक बहुत सिंपल सा सवाल यहां पर है कि अंडर द इनकम जो टैक्स रिजीम है हमारे इंडिया में जो सिस्टम है, उसमें ऐसी कौन सी कैटेगरी है इनकम की जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो 4 ऑप्शंस यहां पर आपको दी गई। सिमिलर तरीके का सवाल 2025 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सोच समझ के कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपना करेंट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। एंड मोर ओवर जो इकोनॉमी सब्जेक्ट जो कि बहुत टेक्निकल रहता है, राइट, उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए, एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने के लिए वी हैव बीन क्रिएटिंग दिस टेलीग्राम कम्युनिटी। आप डेफिनेटली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपके वैसे भी कोई कंसर्न्स हैं, डाउट्स हैं किसी भी तरीके के स्ट्रेटेजिक एकेडमिक, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी। एंड मोर ओवर सिंस भैया इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर आ रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में स्टडी IQ अपने सभी कोर्सेज पर फ्लैट 47% ऑफ कर डिस्काउंट यहाँ पर ऑफर कर रहा है आप सभी के लिए, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का कोर्स हो, राइट। आप 2026, 27, 28 जो भी कोर्स यहाँ पर लेना चाहें सभी के लिए एप्लीकेबल है, और किसी भी लैंग्वेज में आप लेना चाहें वो भी एप्लीकेबल है। तो खासकर अभी अगर 2026 को आप टारगेट करें तो दिस इज योर टाइम। अभी आपको उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। इससे लेट करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शनल भी तैयार करना है, GS भी कवर करना है, मेंस का कंटेंट भी पढ़ना है, मेंस आंसर राइटिंग भी यहाँ पर करनी, तो इससे डिले अब यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए, एनरोल कीजिए एंड अपनी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। एंड अगेन अगर आपको कोई कंसर्न और डाउट रहेगा, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज विद इट। एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द कोड ऑफ ARG Life फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत अच्छा प्रोविजन जो यहां पर रखा गया है कि फेसलेस डिजिटल असेसमेंट प्रोसीजर्स। कि पहले क्या होता था ना कि आपके इनकम टैक्स के ऑफिसर्स कई बार आपके घर आ जाते थे, आपको बुलाते थे कि भैया हाँ आपके ये डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, इसका जवाब दो, राइट। अब क्या बोला गया कि कंप्लीटली डिजिटल मीडियम के थ्रू ये कम्युनिकेशन आपस में की जाएगी बिटवीन द टैक्स पेयर एज वेल एज बिटवीन द टैक्स अथॉरिटी, कि अब ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो पहले आपका ये अगेन पर्सनल विजिट्स, पेपर नोटिस, उनके थ्रू आपकी असेसमेंट मेथड यहां पर रखी गई थी। अब इसे कंप्लीटली डिजिटल फेसलेस प्रोसेस यहां पर बना दिया गया है, ताकि अगर कोई करप्शन के केसेस वहां पर रहते भी हैं या कोई टैक्स पेयर की हरासमेंट के केसेस भी वहां पर रहते हैं, तो उनको रिड्यूस किया जा सके, उनको रिजॉल्व किया जा सके, तो उसका कोई स्कोप ही ना रखा जाए, राइट। तो वही पॉइंट यहां पर रखा गया है कि अब इससे धीरे धीरे हम अपनी रूल्स की शिफ्टिंग को नोटिफिकेशन पे कर देंगे, ताकि और फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर क्रिएट की जा सके। ईमेल्स के थ्रू, पोर्टल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, ई नोटिस के थ्रू ही यहां पर टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में वो कम्युनिकेशन रहेगा। तो एक तरीके से टैक्स कंप्लायंस को और बेहतर करने के लिए यह पूरा सिस्टम यहां पर क्रिएट किया गया है। ऑलराइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि एक बहुत मेजर डाउट अभी करंटली चल भी रहा है पेंशन को लेके, जो UPS सिस्टम यहां पर अडॉप्ट किया गया है, NPS और OPS के, जिसमें दोनों गुण वहां पर देखने को मिलते हैं, राइट। तो उस केस में एक मेजर डाउट था कि जो UPS वाले जो आपके सब्सक्राइबर्स रहेंगे, जब उनको अपनी पेंशन की बारी आएगी, उनका जो अमाउंट जितना भी कॉर्पस अमाउंट है, उसमें से जब वो अपना कॉर्पस एग्जेम्पशन 60% तक का जो अगर वो विड्रॉ करते हैं, एक साथ अपना लेते हैं, उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जैसे NPS के केस में था, वैसे यहाँ पर बोल दिया गया है कि UPS के केस में भी अप टू 60% जो कॉर्पस है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, उसके ऊपर आपका बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। मान लो आपका 50 लाख का कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आप वहां पर रिटायर हो रहे हैं, तो उसमें अगर आप 30 लाख विड्रॉ कर रहे हैं एक साथ, है ना, इनिशियली कॉर्पस अपना ले रहे हैं, आपको मान लीजिए कोई नया घर लेना, कुछ भी करना है, राइट, तो उस केस में आपके ऊपर उसका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो बचा 20 लाख है उसको आप ग्रेजुअली विड्रॉ करें तो आपका टैक्सेबल उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी पेंशन का प्रोविजन पहले अवेलेबल नहीं था, सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए था, वो नॉन एम्प्लॉयज के लिए भी यहां पर कर दिया गया है, राइट। एंड स्कीम पैरिटी यहां पर ला दी गई है कि पहले आपके डिफरेंट ट्रीटमेंट थे डिफरेंट स्कीम्स में, बोल दिया गया कि भैया अक्रॉस पेंशन स्कीम्स सेम ट्रीटमेंट यहां पर दी जाएगी। जो बेनिफिट्स यहां पर NPS वालों को मिल रहे थे टैक्स के केस में, वही बेनिफिट्स यहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी दिए जाएंगे। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि काफी क्रूशियल हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और एक आम जनता के लिए भी बहुत क्रूशियल है कि ये नए चेंजेस यहाँ पर लाए गए। उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस और भी हैं। इट वॉज क्वाइट अ लेंथी डॉक्यूमेंट टू रीड, राइट, बट हमने कोशिश की कि जो इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अपनी पेड क्लासेस में तो डेफिनेटली थोड़ा और इलैबोरेट तरीके से इन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें फिर आपके बाकी कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं कि क्या TDS है, क्या TCS है। जैसे TDS TCS के केस में बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया कि सेपरेट कर दिया गया है ना। मैट और EMT केस में उनको सेपरेट कर दिया गया कि आपको मिक्स नहीं होते हुए देखने को मिलेंगे, क्रॉस रेफरेंसिंग वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि सिंप्लीफाइड एक नया सिस्टम यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि अगेन इस पूरे टैक्स कंप्लायंस को और बेहतर करेगा। कंपनीज का जो ट्रस्ट है इकोनॉमी के ऊपर, सरकार के ऊपर, वो और यहां पर बिल्ड करेगा। एंड लॉन्ग टर्म में जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट यहां पर देखना चाहते हैं, वो भी शायद यहां पर देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।